हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, यानी कि बीच में छोड़ेंगे नहीं। जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यानी इन क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परपथीय नियम। बट बेटा, आपसे वही रिक्वेस्ट फिर रहेगी कि आप ध्यान से समझेंगे, फोकस की तरह फोकस इस पर करेंगे, ठीक है। तो एम्पियर का परपथीय नियम आपका है, वो मैंने इधर इसका जो डेफिनेशन है वो मैं इधर लिख रखा है। इससे पहले आप पहले यहाँ समझेंगे, जिससे कि फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात बेटा, आप ये समझेंगे कि एम्पियर का परपथीय नियम कहाँ लगता है। तो एम्पियर का परपथीय नियम लगता है एक बंद पृष्ठ में, ये जो कि एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ होता है। काल्पनिक वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पे हमें अगर एम्पियर का परपथीय नियम लगाना है, लागू करना है, तो पहले हमें इसके चारों ओर एक कल्पना यानी काल्पनिक वक्र पृष्ठ हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? बंद वक्र पृष्ठ। तो इसके चारों ओर हमने एक कल्पना की है, जैसे ये तार है और इस तार के चारों ओर हमने एक कल्पना की है कि इसके चारों ओर एक वक्र पृष्ठ है, यानी कि बंद वक्र पृष्ठ है। जैसे मान लीजिए तार है और ये पृष्ठ है, हम इसको पृष्ठ मान सकते हैं। और इसके चारों ओर इस तरीके से ये बीच में, ठीक है, बीच में आप ऐसे देख सकते हैं, बीच में गैप रहेगा इस तरीके से, है ना। इसको ऐसे हमने रखा हुआ है, तो इनके इस तरीके से ये बना हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये ठीक, अब ये हो गया। अब ये पृष्ठ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें से एक हिस्सा हमने ये मान लिया है कि ये वाला हिस्सा, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। छोटे से हिस्से में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमने माना हुआ है बेटा, ये डीएल, ये इधर लिखा हुआ है, देखो डीएल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे से हिस्से को हमने डीएल माना हुआ है। धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर से नीचे से ऊपर को, देखो जी इधर है ना, आप ये इधर समझ में आ रहा होगा। और ये छल्ला पड़ा हुआ है इस तरीके से, ये काल्पनिक बंद वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब पृष्ठ जैसे मान लेंगे तो हम एम्पियर का परपथीय नियम लगा देंगे। इसको लगाने से पहले आप एक और बात समझेंगे कि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी किसी चालक तार में, ये तार हो गया, ये तार है, इस तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसके हमें पहले चुंबकीय क्षेत्र पता होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए सीधे हाथ या दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ये आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये तार है और इस तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हम सीधे हाथ ऐसा लगाएंगे और अंगूठे को धारा बहने वाली दिशा की ओर रखेंगे, यानी धारा नीचे से ऊपर की ओर है तो अंगूठे को ऊपर से ऐसे ऊपर की ओर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं आपकी, जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं, इस तरह पकड़ेंगे, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां ही इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। जैसे आप इधर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ऊपर की ओर धारा बह रही है ना, तो हमने उंगलियों को कुछ इस तरीके से ऐसे मोड़ा हुआ है। तो इसमें जो इस तरीके से इस सर्कल बनाना, इसके चारों ओर पीछे की ओर, तो ये इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है, उम्मीद है। तो यहाँ पर हमने इस तरह मोड़ दिया, तो इसमें ये दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और एक यहाँ पर पृष्ठ भी है, ठीक है, काल्पनिक बंद वक्र पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ से छोटा सा हमने एल ले लिया है, आपको बेटा ध्यान समझना, ठीक है। एक और बात, तो ये पृष्ठ है, यानी कि ये पृष्ठ है, तो इसकी दिशा भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर है, यानी दोनों की दिशा इधर इस साइड में है। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेंगे, यानी ये लंबाई, यानी पृष्ठ की जो लंबाई है वो उसकी दिशा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा एक ही ओर है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान से समझना है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक ठीक है बेटा। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण यानी बी, यानी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी हो गया का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा। रेखीय समाकलन यानी कि ये बंद वक्र हो रहा है, यानी कि क्या हमने अभी माना हुआ था, इसमें जो बंद वक्र माना हुआ था, ये जो कल्पना की गई है बंद वक्र की, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो इस बंद वक्र के रेखीय समाकलन यानी टोटल समाकलन है ना, इस छोटे छोटे हिस्सों को सब जोड़ देंगे तो रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर, यानी कि इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, आप इधर समझ सकते हैं। इस तार की मोटाई कितनी है, उस मोटाई के हिसाब से इसने तार के हिस्से को इतना इतना घेरा होगा,
है ना। यहाँ से ये ब्लैक वाला, इधर वाला हिस्सा ये ब्लैक है, ये वाला जो हिस्सा है ये इतना हिस्सा हमने मान लिया इस तार में घेरा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये तार है और ये बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ की जो मोटाई है, ये मोटाई, इस मोटाई के सीध पे आप जाएंगे और उसने उतने ही हिस्से को, तार को घेरा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब अगर हम इस तरह की इतनी मोटाई पे अगर क्षेत्र ऐसे मान लें पूरे में, तो तार को भी इतना इतना कवर करेगा। उम्मीद है अगर हम पतली परत मानेंगे इधर की चारों ओर, तो इस तार के पतले एरिया को ही, छोटे से हिस्से को ही कवर करेगा। तो वही हम कह रहे हैं, ये बंद वक्र पृष्ठ है, इस तार के कितने एरिया को कवर कर रहा है ना। जैसे ये बंद वक्र पृष्ठ है, बंद वक्र पृष्ठ है, इस तार के एरिया कितना कवर कर रहा है, बहुत पतला बारीकी से कवर कर रहा है। उस बारीक छोटे से हिस्से में से कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो वही है प्रवाहित धारा I के म्यू नॉट एप्सिलॉन गुना होता है। उम्मीद है आपको समझा होगा। एक बार फिर बताते हैं, यानी ये बंद वक्र पृष्ठ है, ये बंद वक्र पृष्ठ कितना इस तार की मोटाई के हिसाब से ही इस छोटे से हिस्से को घेर रहा होगा, इस तरीके से, है ना। तो उस छोटे से हिस्से में घेरे गए हिस्से में से, यानी क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसी धारा के, वैसे तार तो बहुत लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी बात नहीं हो रही, जितने एरिया में उसने पृष्ठ घुमा हुआ है उतने हिस्से से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के म्यू नॉट एप्सिलॉन गुना होता है। उम्मीद है आपको ये बात बेटा समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी, यानी कि इसमें धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन हो गया। रेखीय समाकलन के बंद वक्र द्वारा घेरे गए, ये इस तार में जो क्षेत्रफल घेरा होगा, उस क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा I के म्यू नॉट एप्सिलॉन गुना होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, रेखीय समाकलन यानी B इंटू डी एल, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये घेरे गया एरिया हो गया, बराबर हो गया किसके, म्यू नॉट इंटू धारा I के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आप इसको लर्न कर लेना। ओके, अब बेटा इसका हम डेरिवेशन करेंगे। बस बेटा जो कुछ समझाना था वो मैंने बेसिक से आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब निगमन देखेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आइए बेटा आप समझेंगे, जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था उसकी उपपत्ति कैसे होती है, उसको ध्यान से समझेंगे। तो बेटा जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है वैसे हमने लिखा हुआ है। उपपत्ति में लिखेंगे बेटा, माना एक लंबे सीधे तार में, यानी सीधे तार हो गया, सीधे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है इस चालक तार के, यानी तार यानी चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार के चारों ओर एक काल्पनिक बंद वक्र पृष्ठ माना गया है, यानी कि इसके चारों ओर हमने क्या काल्पनिक बंद पृष्ठ माना हुआ है, ये है ना, जिसका सूक्ष्मखंड क्या dl है। इस पृष्ठ का हमने छोटा सा भाग ले लिया dl, और इस वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ये हम r बनाना भूल गए, ये r हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिंदु P है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल r है, ठीक है, r है। अब इसमें निगमन कैसे करेंगे बेटा, तार द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, आप याद कर लेना। रिजु देखिए मतलब सीधे धारावी चालक के कारण उत्पन्न बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लेना। तो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट या म्यू 0/2 इंटू I/r, ये एक फॉर्मूला होता है। यानी किसी तार में चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, B इक्वल टू म्यू 0/2 इंटू I/r। मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, या फिर ऐसे छोटा सा आप ज़्यादा नहीं है ना। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का समाकलन, यानी कि इसका हम करेंगे, ये फॉर्मूला होता है समाकलन का, ये आप लर्न करना बेटा, है ना, इंटू डी एल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही वेक्टर हटाएंगे यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा बी डी एल कॉस थीटा। जिसको नहीं पता वो इधर लर्न कर लेना, ये 11th का है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बी क्या हो गया, बी चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई डी एल, इसका तो वेक्टर हटके यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, थीटा हम आपको बता चुके हैं, थीटा क्या आ गया 0 डिग्री, यहाँ रखेंगे इस तरीके से, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, यहाँ आ जाएगा बेटा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन ऐसे दे देंगे, वेक्टर बी और वेक्टर एल,
ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी का मैं ऊपर वाला इरेज करके और इधर कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा देखेंगे, cos जीरो को मान 1 होता है, जिनको नहीं पता वो याद कर लेना। तो बी डी एल इक्वल टू होता है बेटा इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल और इंटू में 1, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिख लें यहाँ पर, cos जीरो का मान बेटा 1 होता है, तो हमने 1 रख दिया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कुछ इस तरह की जगह बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, ठीक है। अब बेटा इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र बी का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि बी कांस्टेंट है ना, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा वेक्टर बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा बी, और इंटीग्रेशन हम सब करेंगे जिसमें परिवर्तन होता है, हम पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं। तो डी एल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे पूरा टोटल लेंगे ना, तो यही हम रखेंगे। और बी की वैल्यू हमने अभी इधर फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, क्या था, बी बराबर था म्यू न्यूट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, यही था ना। तो ये हम यहाँ रख देंगे इस जगह पे, तो म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर और इंटीग्रेशन में डी एल, ठीक है, ये हो गया बी इंटू डी एल यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, देखो ये डी एल छोटे छोटे पार्ट है ना, सब टोटल हो जाएंगे, तो ये एक तरीके से ये वृत्त की परिधि हो जाएगी, है ना। छोटे छोटे पार्ट लेंगे, छोटे छोटे पार्ट, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगा, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, है ना। जिसको नहीं पता वो इधर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ 2 पाई आर हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू यहाँ पर जगह बेटा 2 पाई आर, ठीक है। ये नीचे इरेज कर देते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, इसको हटा देते हैं, ठीक। बेटा अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल बी इंटू डी एल इक्वल टू, दो बेटा 2 पाई से ये 2 पाई कट, और आर से ये आर कट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो बचा क्या, म्यू जीरो इंटू आई, ठीक है। ये हो गया आपका डेरिवेशन, यही अभी आपको कराया हुआ था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। बेटा अगर कोई कमी है, कोई आपका सुझाव देना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपकी राय सभी मानी जाएगी, बस आप अपनी दे सकते हैं सुझाव कि सर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बोलेंगे। तो आपका कमेंट का हम स्वागत करते हैं। आप बेटा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप मेंशन जरूर करेंगे, जिससे हमें अच्छा लगेगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।